तो देखो, जब बोहर मॉडल हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से फेल कर गया, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत लाइक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई. Like every time we are proposing a model, we are doing lot of experiments, we are putting lot of efforts, and final outcome is कि हम कोई ना कोई ड्रॉबैक निकाल के उस मॉडल को रिजेक्ट कर देते हैं. तो इस चीज पे जब थोड़ा बहुत पॉजिटिवली सोचा गया, तो पीपल रियलाइज कि हर बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कोई ना कोई एटॉमिक मॉडल जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो कोई एक साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है, और मॉडल उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम से या नेम से आगे कैरी हो रहा है. तो उस एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई कि वो ये बताए कि मॉडल कैसे वर्कआउट करेगा, और बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी केवल उसमें ड्रॉबैक निकालने में लगी हुई है या थोड़ा बहुत सपोर्ट और अपोज कर रही है. सो दे आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू मेक इट परफेक्ट. तो आगे साइंटिफिक कम्युनिटी ने डिसाइड करा कि अब हम जो मॉडल प्रपोज करेंगे दैट इज फाइनल एंड लास्ट मॉडल फॉर द एटम व्हिच इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. अब इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में पीछे वाले मॉडल्स ने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया उसको इंक्लूड कर लेना है, और आगे के किसी भी साइंटिस्ट को लगता है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए या ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए या ये चीज एडिट होनी चाहिए या ये चीज गलत है, तो सिर्फ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि अब हम आगे मॉडल रिजेक्ट करेंगे या उसमें ड्रॉबैक निकालेंगे. जो भी चीज इनकरेक्ट लगेगी उसको सही कर देंगे, और जो चीज सही है उसको आगे कैरी करते चले जाएंगे. तो अब ये हमारा फुल एंड फाइनल मॉडल ऑफ एटम है. दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. अब इस मॉडल में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो एक साइंटिस्ट है, श्रोडिंगर. एक्चुअली मैं जब हाइगेनबर्ग ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आप रेडियस और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली, दैट मींस यू कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो श्रोडिंगर ने इस चीज को अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर लिया, और उसने सारी स्टडी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दी, या बेटर टू से पूरे मॉडल को मैथमेटिकली स्टडी किया, वेव मॉडल समझते हुए, इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में स्टडी करते हुए इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी शुरू कर दी. तो वो हाइगेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके प्रॉब्लम से भी बाहर आ गया, और बाकी जितनी बातें थी वो सब एकदम फिट होने लग गई. बट चूंकि ये चीज डिसाइड हो गई कि अब हम फाइनली जो मॉडल स्टडी करेंगे वो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, तो जो श्रोडिंगर का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसको हम लोगों ने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में अब्सॉर्ब कर लिया. राइट. सो करेंट टाइम में कभी कभी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को हम लोग श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोल देते हैं, क्योंकि उस मॉडल का जो मेजर पोर्शन है वो श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही है, जिनमें से लगभग 80 to 90% पोर्शन वही है. बाद में कुछ कुछ चेंजेस हुए, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए, बट उसका एडवांटेज यही हुआ कि अगर हमने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल नहीं डिजाइन किया होता और हम श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे होते, तो समहाउ बोर मॉडल की तरह होता है. एक टाइम के बाद हम बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये ड्रॉबैक्स है और इस वजह से ये फेल कर गया, और फिर एक नया मॉडल पढ़ रहे होते. तो ये पूरा प्रोसेस बहुत टेक्निकल हो जाता और बहुत लेंथी हो जाता, तो इसलिए उसको कंप्लीट करना मुश्किल काम होता है. इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको सीधे सीधे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में कन्वर्ट कर दिया. अब हम लोग नेक्स्ट टाइटल लिख रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. सो पुट द नेक्स्ट टाइटल मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. ऑल्दो और भी अलग अलग साइंटिस्टों ने बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए, सजेस्ट किए एटम के लिए, बट मैंने आपको बताया था कि हम लोग केवल उन्हीं एटॉमिक मॉडल्स पे फोकस करेंगे जो हमारे करंट मॉडल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे. तो अभी अगर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में अपने पुराने मॉडल्स के कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे चाहो तो मार्क कर लो. तो पहले हम पुराने मॉडल्स का कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, फिर आगे वाले मॉडल पे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता है. तो उसमें पहला पार्ट तो ये लिख लो, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रीवियस मॉडल्स इज contribution from previous models are, ये वन बाय वन लिखते चलेंगे. तो सबसे पहला मॉडल हम लोगों ने सीखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से जो हमने कंट्रीब्यूशन लिया दैट इज एटम. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से जो हमने कंट्रीब्यूशन लिया दैट इज योर एटम. जो सबसे पहला टर्म एटम इनकॉर्पोरेट हुआ वो इस थ्योरी का कंट्रीब्यूशन है. दूसरी थ्योरी जो थी वो थी थॉमसन्स, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, या प्लम पुडिंग मॉडल अगर पूरा मॉडल का नाम लिखना है तो. तो इससे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन में लिया इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया गया, उसका मास, चार्ज एंड ऑल डिटेल्स. तीसरा मॉडल जो हमने इसके बाद एक्सपेरिमेंटली फॉलो किया था दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल्स. सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे मॉडल डिजाइन हुआ. इससे हमने टर्म उठाया न्यूक्लियस. ठीक है.
इसके बाद फोर्थ स्टेप पे जब हम पहुंचे तो इट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने जो कंट्रीब्यूट करा यहाँ पे, दैट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको अगर आप चाहो तो स्टेशनरी ऑर्बिट लिख सकते हो पहले। स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग बेसिकली शेल नंबर लिखेंगे, और अगर इसको एकदम प्रिसाइज लिखना है जो करंट मॉडल में हम लोग टर्म यूज करते हैं, तो दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रेजेंट मॉडल में जो नंबर टर्म यूज किया जाता है बोहर मॉडल की वजह से जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोहर, या बेटर टू से शेल नंबर। सर शेल नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। शेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारा शेल नंबर से रिपोर्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल नंबर। ठीक है, ये बोहर ने बता दिया था शेल के बारे में, बोहर ने बिल्कुल क्लियर आइडिया दिया था। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल अगर लेंगे तो दैट इज समरफील्ड मॉडल। तो जो समरफील्ड मॉडल था उसने हमें सबशेल का कॉन्सेप्ट दिया, या यहाँ पे सब्सिडरी क्वांटम नंबर बताया था उन्होंने। समरफील्ड मॉडल से जो हमें कॉन्सेप्ट पता चला था दैट वाज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्लेस कर चुके हैं, बट कॉन्सेप्ट वहीं का है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। So he has given the term subsidiary quantum number, subsidiary quantum number, जिसको उसने k से रिप्रेजेंट किया था। प्रेजेंट टाइम में इससे सबशेल रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो करेंट टाइम में जो सब्सिडरी क्वांटम नंबर समरफील्ड ने बताया था, उसको हम लोग करेंट टाइम में एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्लेस कर चुके हैं। मतलब वही होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अब ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर को के से रिप्रेजेंट करते हैं जो समरफील्ड ने दिया था, और अभी इसको करेंट टाइम में एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर इसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो करेंट टाइम में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो k-1 होता है, बस इतना चेंज है, इसलिए इसको हम लोग समरफील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। जो समरफील्ड ने सब्सिडरी क्वांटम नंबर k बताया था, अगर उसमें से -1 कर दो तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसी में हम लोगों ने एक टर्म मोजलेस लॉ बीच में सीखा था। मोजले का कंट्रीब्यूशन जो था दैट वाज, मोजलेस कंट्रीब्यूशन वाज एटॉमिक नंबर। तो आप चाहो तो वो भी इंक्लूड कर लो यहीं पे। जो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट हुआ केमिस्ट्री में, दैट इज फ्रॉम मोजलेस लॉ। तो एक टर्म और लिख लीजिए इसके बाद, दैट इज मोजलेस लॉ। तो एक टर्म और लिख लीजिए इसके बाद, मोजलेस लॉ, अगर माने तो, नहीं तो इतना ही कंट्रीब्यूशन बहुत है। बट अगर आप साथ में आप सभी लिख रहे हैं तो एक टर्म ये भी लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड मोजलेस लॉ। सर डी ब्रोकली का क्यों नहीं लिखा? डी ब्रोगली का एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है ना। डी ब्रोगली ने जो बताया वो पार्टिकल के डुअल कैरेक्टर की बात बताई, तो डुअल कैरेक्टर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं डुअल कैरेक्टर, बट उसका एटम के स्ट्रक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है, वो केवल वेव से रिलेटेड थ्योरी है। तो एटम में उसका कहीं कोई प्रयोग नहीं हमारे लिए। हम उससे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल बिहेवियर आता है, या हाइजेनबर्ग की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, बट उससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रोसेस में सपोर्ट तो मिला, और उसको कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट कर सकते। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप जो फाइनल मॉडल बता रहे हो उसमें कुछ उसकी वजह से ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ हो, तो वो
डी ब्रॉगली इक्वेशन से नहीं है। लिखना है तो हम लिख सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर पता चल रहा है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। मोस्टली लॉ से जो हमारे टर्म इनकॉर्पोरेट करा, दिस इज एटॉमिक नंबर। लिखना है तो लिख सकते हैं, इफ यू विश टू राइट तो यू मे राइट। यहाँ पे अगर अगला कंट्रीब्यूशन लिखना है तो डी ब्रॉगली इक्वेशन लिख लो। सर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तो पहले मैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई उसी प्रोसेस से करते हैं, तो जब तक आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं मालूम होगा तब तक तो आप कोई स्टडी नहीं कर सकते। सर वो एटॉमिक मास पे किया। नेक्स्ट कम डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे जो हमें कंट्रीब्यूशन मिला दैट इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों स्टडी कर रहे हैं। जैसे बोहर ने पार्टिकल कैरेक्टर पे फोकस करा था, ऑल्दो उसने वेव कैरेक्टर को थोड़ा इनकॉर्पोरेट करा था, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो हम बोहर का पार्टिकल कैरेक्टर मान लेते हैं। और अभी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्दर, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का मेजर पोर्शन है, वो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और अगर यहीं पे हाइगेनबर्ग का कंट्रीब्यूशन लें तो वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में चले जाएंगे हम। तो अगर हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लें तो उसका कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि आगे की जो स्टडी होगी वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी। सो इसका आउटकम होगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताना, इसके बाद बंद कर दीजिए। अब आगे की जो स्टडी होगी वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सर हाँ सर अगर मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में होगा, तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो मतलब वो अनसर्टेन नहीं है। नहीं, अनसर्टेन ही तो है भाई। पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेट नहीं बता सकते हो, एक वैल्यू तो एक्यूरेट बता सकते हो, यस सर। दूसरे दोनों वैल्यूज एक साथ एक ही समय में एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती। तो हमने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिपोर्ट कर दी प्रोबेबिलिटी में, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब है कि दूसरी वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी में ही रिपोर्टेड है, उसमें भी एक रेंज है कि इससे इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी। और हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं इलेक्ट्रॉन की स्पीड से चल रहा। हमारा मेजर एम क्या, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना चाहते हैं। उसके अंदर बाकी चीजें क्या है, वो चीजें हमारे लिए अभी उतनी रेलेवेंट नहीं है। अभी हमारा प्राइमरी एम है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो हाइगेनबर्ग साइंटिफिक प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन हो गया प्रोबेबिलिटी। ऑल्दो ये टर्म मैंने सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि सब बातें पढ़ी तो आपको ऐड कर दिया। अदरवाइज प्राइमरली देखा जाए तो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन 3 लोगों का है। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस, बोहर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और समरफील्ड से समहाउ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इवन हम उसे भी इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मेजर कंट्रीब्यूटर देखा जाए अभी तक तो केवल 2 लोग हैं। रदरफोर्ड ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करा जिससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और बोहर ने उस चीज को बहुत फर्दर मेजर स्टडीज करी जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में तो आइडिया लग गया। तो 2 लोगों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, समझ में आई बात? अब जो मेजर कंट्रीब्यूशन है लाइक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, दैट इज फ्रॉम श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सो राइट डाउन, इन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, इन modern atomic model, major contribution in modern atomic model, major contribution is from Schrodinger's quantum mechanical model, Schrodinger's quantum mechanical model, modern atomic model, major contribution is from Schrodinger's quantum mechanical model. ठीक है,
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जितनी भी स्टडी करेगी वो इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म कंसीडर करते हुए करेगी। तो इस चीज को लिख लीजिए। इन दिस मॉडल स्टडी इज बेस्ड ऑन wave nature of electron. Study is based on wave nature of electron. इसीलिए डी ब्रॉगली इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं समझाया। उसके पहले तक हम इसको पार्टिकल की तरह स्टडी कर रहे थे तो अनसर्टेनिटी का उतना कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा था। सो इन दिस मॉडल स्टडी इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका अगले पॉइंट पे लिखो, टू सेटिस्फाई Heisenberg's uncertainty principle, to satisfy Heisenberg's uncertainty principle, in this model, position of electron, in this model, position of electron is reported in terms of maximum probable region. In terms of maximum probable in terms of maximum probable region. मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन या मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन लिख सकते हो। तो मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने की जगह आपने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है। ठीक है, ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हाइगेनबर्ग का ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, हम उसको दोबारा नहीं फेस करना चाहते थे। तो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हमने जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, उसको हमने रिपोर्ट किसमें शुरू कर दिया? So position of electron is reported in terms of maximum probable position. Exact position बतानी बंद कर दी। तो जो maximum probable position होगी हम उसी से अपना काम चला लेते थे। या अब आगे की पूरी स्टडी maximum probable position के टर्म में होगी। Will not report the exact position of the electron. Will always say कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की probability maximum है। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हुआ इस लेवल तक। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करें तो श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन जनरेट करी, जिसको हम लोग श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आगे की जो स्टडी हुई एटम की वो कंटिन्यू हुई। तो थोड़ी सी टफ है मैथमेटिकली, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, बट थोड़ा समझा दूंगा आपको क्या करना होता है। अगर आप चाहोगे तो ये भी बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट मुझे लगता है वो उतना रेलेवेंट नहीं है। अगर आपका मन होगा तो बता दूंगा। अभी आपको पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। So put the next title, Schrodinger's wave equation। क्योंकि इस इक्वेशन का तो श्रोडिंगर ने भी बहुत कुछ नहीं करा, इस इक्वेशन के कुछ नेचुरल आउटकम्स थे जिसके बेसिस पे हमने बाकी की स्टडी करी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला टर्म लिख रहे हैं हम लोग, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। Write on the next term, Schrodinger's wave equation। Schrodinger's wave equation। सर जैसे इलेक्ट्रॉन की हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, वैसे वेलोसिटी का मतलब क्या करेंगे उसके लिए? सेम लॉजिक, उसका भी प्लस माइनस में लिखेंगे कि स्पीड इससे इसके बीच में होगी। ओके सर। वहां भी नहीं लिख पाएंगे, समझ गया ना? तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, बट इसका हमारे लिए कोई बहुत प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बिकॉज इतनी मैथमेटिक्स हम लोग कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे। बट इसके जो नेचुरल आउटकम्स है वो हमारे लिए काम के हैं, जिसके बेसिस पे हम आगे स्टडी करेंगे। तो मैं केवल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इक्वेशन याद रहती है अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द इक्वेशन ही फाउंड आउट वाज दैट
इट इज d2 psi by dx square plus d2 psi by dy square plus d2 psi by dz square plus 8 pi square m upon h square into e minus v psi equal to 0. ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने फाइंड आउट करी, जिसमें साई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या उसी को वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो। यहाँ पे जो साई है उसको पढ़ते हैं PSI, अगर आपको पढ़ना सर ये उल्टा ई क्या है? है ये तो साई पढ़ते सर हैं। ये त्रिशूल जैसा सिंबल। अभी सारे टर्म बता रहा हूँ मैं आपको एक करके। तो यहाँ पे जो मैंने साई लिखा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी को अगर एक्स वाई जेड के टर्म में सॉल्व करें उसी को हम लोग वेव फंक्शन बोल सकते हैं। तो साई की वैल्यू सॉल्व होकर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आएगी, उसको हम लोग वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स में जो साइन है वो फंक्शन है। हम लोग लिखते हैं लॉग एक्स, तो लॉग जो है वो फंक्शन है। मतलब जब हमने लॉग एक्स लिखा तो एक्स के ऊपर वो ऑपरेशन लगाना जो लॉग बोलता है। ऐसे ही साई एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो साई का अप्लाई करना है, तो इट इज वेव फंक्शन। सर ये त्रिशूल जैसे सिंबल की स्पेलिंग लिख दीजिए। क्या हो बेटा? PSI। स्पेलिंग लिख दीजिए। इसका सिंबल क्या होता है? इसको लिखते हैं PSI, साई पढ़ते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा थीटा ऐसे बहुत सारे टर्म लिखते हैं ना, वैसे ही साई है। तो साई इज द नोटेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, या साई को हम लोग वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो साई कैन बी रिफर्ड एज अ वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके बाद कुछ में अगला टर्म जो हमने लिखा है दैट इज m, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। h जो है वो आपके लिए क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सर साइज की एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। E जो है वो टोटल एनर्जी है। सर साइज कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? फंक्शन है बेटा। साइन की क्या वैल्यू होती है बताओ? साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। तो V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। से देखा गया है। जैसे लॉग है, फंक्शन है, लॉग की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। लॉग x की वैल्यू होती है, तो लॉग 2 लिखोगे, लॉग 10 लिखोगे, लॉग 100 लिखोगे तो वैल्यू होती है। केवल साइन लिख दोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फंक्शन है। और यहाँ पे चाहो तो केवल साइन लिख दो, अगर मतलब साइन को जो हम लोग वेव फंक्शन पढ़ेंगे उसको सॉल्व करके लाएंगे तब वो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड के टर्म में आएगी, उसकी वैल्यू होगी। अगर सिंप्लीफाई करके देखना है तो साइन लिख लो, साइन इज वेव फंक्शन। तो उसको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या हम इस इक्वेशन के हिसाब से उसको वेव फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में साइन जो है वो फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, साइन इज डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सर साई को सर लगाते कैसे किसी चीज पे वो बता दीजिए। वो अभी वो तो नहीं बता पाना, वो तो श्रोडिंगर नहीं बताया, तुम्हें कैसे बताएंगे। सो वेव फंक्शन ऑफ, अभी करूंगा उसकी इक्वेशन, तुम बोलोगे तुम सॉल्व करना भी तो बता देंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइन इज अ वेव फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 टर्म में लिखा हुआ है। तो सिंपल टर्म में साइन वेव फंक्शन ही लिखते हैं, या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है तब मत लिखो। साइन इज अ वेव फंक्शन, तो इस इक्वेशन में आपका साइन वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड के टर्म में रिपोर्टेड है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E टोटल एनर्जी और V पोटेंशियल एनर्जी। और इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके कोर्स में इस इक्वेशन से कुछ भी नहीं करना होता है। सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि सर ने बिना इक्वेशन बताए पूरा सॉल्व कर दिया। हमें इस इक्वेशन का कुछ भी नहीं करना है। तो वो डबल डिफरेंशिएशन करा है ना? हाँ, डबल डिफरेंशियल किया है, वो भी पार्शियल फॉर्म में। मतलब जब हम x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट मान रहे हैं,
जब y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, और z के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट मान रहे हैं। समझ गया? जिसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकी दो वेरिएबल उस समय कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इज दैट ओके? यस सर। सर 3 आंसर आएंगे तो? हाँ बेटा, आप देखो क्या करा कि 3 आंसर आएंगे सर, तो फिर श्रोडिंगर ने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एफर्ट मारा तो ये सॉल्व होने की स्टेट में नहीं आई, इससे परफेक्ट सॉल्यूशन लिख पाना पॉसिबल नहीं हुआ स्टार्टिंग में। तो श्रोडिंगर ने अपनी स्टडी का डायरेक्शन बदला एंड ही सेड कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ x y z आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशन result will be of type on solving the above equation result will be of type psi as a function of x y and z। ठीक है, फिर उसने बोला कि देखो अब ये जब सॉल्व होगा तब होगा, तो उसको तो बाद में समझेंगे, बट उसने बोला कि अगर हम इसका स्क्वायर फंक्शन ले लें, मैंने इसीलिए बोला आगे की पूरी स्टडी मैथमेटिकल है, तो श्रोडिंगर के हिसाब से अगर हम इसका स्क्वायर फंक्शन लेते हैं साई स्क्वायर, तो जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये होती है, अगर यहाँ से हम वॉल्यूम की रेंज v1 से v2 अप्लाई करते हैं तो v1 से v2 वाला जो डायमेंशन है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in the volume of v1 to v2। अभी देखो हमारे पास साई नहीं है सॉल्व होने के बाद, लेकिन श्रोडिंगर ने हमने इंटरप्रिटेशन बताने शुरू किया कि अगर हम उसको सॉल्व करके ले आएंगे तो फिर आगे के रिजल्ट्स हम लिखने शुरू कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम ऑफ v1 to v2, उसके बीच में जितना रीजन आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो अगर किसी इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट इंटीग्रेट कर दें, तो इफ आई इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विद द वेरिएबल ऑफ dx, dy, dz, तीनों वेरिएबल्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट तक की अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 1, क्योंकि इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है ही एटम के अंदर। सो गिवन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम कितनी आएगी 1। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे 3 टर्म हुए। साई जो है वो वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है। साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उसको वॉल्यूम के साथ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी एक रीजन में आ जाएगी। और अगर उसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना बनेगा 1। तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की नेट प्रोबेबिलिटी तो 1 बननी है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। न्यूक्लियस के अंदर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। यहाँ तक समझ आया? तो देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड वो थोड़ा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि बोहर मॉडल पढ़ते पढ़ते हमें इलेक्ट्रॉन को कैसे देखने की आदत पड़ गई है, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये जानने में हमें इंटरेस्ट होता है। जबकि आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना है, और जेड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जेड एक्सिस के अलोंग कितना चलना है। तो जैसे मान लो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट्स से हमने ड्रॉ किया, तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है लेट्स से,
ठीक है। तो अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन लिखनी है एक्स वाई जेड में, तो अगर हमने एक्स वाई जेड में पोजीशन लिखनी है तो मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेट्स से हमें एक्स चले, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये हम लोग वाई चले, और फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड चल गए। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई एक्स चले, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई चले, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर जेड चले, ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। तो अब मुझे कोई बता दे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2,2,1 पे प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो आपको लगेगा रहने दो, मैं नहीं जानना, ऐसे होगा, मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो श्रोडिंगर ने कहा अच्छा चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसने क्या करा कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसने क्या करा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया। मतलब श्रोडिंगर ने बोला कि अगर हम इसने अपने वेव फंक्शन का जो इक्वेशन है साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए अभी यस क्या सर। वॉइस It is inconvenient to locate a electron in terms of x, y, z coordinate system. तो उसने बोला कि हम इस r theta phi को x y z coordinate system को r theta phi coordinate system में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं उसको समझना है जरा। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस से अगर कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे है तो एक कोऑर्डिनेट r लिखते हैं, ये जो लाइन ज्वाइन करेगी इसका z एक्सिस के साथ एंगल लिखते हैं थीटा, ठीक है। और फिर इस लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पे, which is this one, तो इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है फाई। तो यहाँ पे जो आर थीटा एंड फाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो राइट डाउन, इफ अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ओरिजिन, if a point is at a distance of r from origin, line joining this point with origin makes an angle theta, with z axis. Line joining this point with origin makes an angle theta with z axis. उसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, projection of line on xy plane makes an angle phi with x-axis. Then r comma theta comma phi are polar coordinates of the point. सर इससे कैलकुलेशन इजी हो गई थी। हमारे पास x y z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स थे उनको हमने r थीटा फाई में कन्वर्ट करा। तो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके लिए r एक कोऑर्डिनेट हुआ, जो हमने ओरिजिन से पॉइंट से लाइन ज्वाइन करा वो r डिस्टेंस की लाइन का z एक्सिस के साथ एंगल हो गया थीटा, और फिर इस लाइन का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन बनाया तो उसका x एक्सिस के साथ एंगल है फाई। तो जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे उसको रिप्लेस करके r थीटा फाई लिखा जा सकता है। तो इसमें r जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस से,
और इसमें थीटा और फाई के लिए थोड़े और टेक्निकल टर्म लिख देते हैं हम लोग। थीटा के लिए हम लोग टर्म यूज करने लगते हैं को लैटिट्यूड, और फाई के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एजिमुथ। ठीक है, ये टर्म और लिख लीजिए यहाँ पे हियर, मतलब ये चीज थोड़ा स्पेसिफाई करके लिख लो ताकि आपको टेक्निकल टर्म बता रहे। ऑल्दो क्वेश्चन पेपर में कभी कभी लिख देते हैं ऐसे टर्म, उससे आपको बस डर ना लगे, सवाल करने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं होती। मतलब क्योंकि चूंकि लैंग्वेज ऐसी लिख के आएगी तुम सवाल ही छोड़ दो, बोलोगे सर ये सब कबीरा पढ़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें बस एक बार नाम बता दे रहा हूँ। हियर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिख सकते हो अगर एटम के टर्म में लिखते हैं। सो आर इज डिस्टेंस, थीटा इज को लैटिट्यूड, and phi is azimuth. इससे टेक्निकल नाम है तीनों का। r is distance, theta is co-latitude, and phi is azimuth. तो आप देखो यहाँ पे हम x y z को r थीटा फाई से अगर रिलेट करेंगे तो सिंपली बस कंपोनेंट्स लेते चले जाना है। तो सबसे पहले देखो जो हमारी r वाली लाइन है उसका कंपोनेंट अगर हम z एक्सिस पे ले तो जो पास वाला एंगल होता है उस पर cos लिखा जाता है। तो अगर हम इसका z कंपोनेंट लिखेंगे तो r cos थीटा आएगा। यस सर। इसका अगर z एक्सिस पे कंपोनेंट देंगे, यहाँ जो z एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा वो r cos थीटा बनेगा। यस सर। और x y प्लेन पे जो कंपोनेंट दिया है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, r sin थीटा। इतना समझ गया पहले? ये टर्म हो गया r cos थीटा और नीचे वाला टर्म हो गया r sin थीटा, दोनों कंपोनेंट बन गए। एक z एक्सिस के लॉन्ग, एक xy प्लेन पे। अब जो r sin थीटा आया उसका देखो फाई एंगल है x एक्सिस से, तो उसका x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना बनेगा बताओ, r sin थीटा cos फाई। यस सर। और y कंपोनेंट लिखेंगे तो आ जाएगा r sin थीटा sin फाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो z कंपोनेंट है वो फाई से इंडिपेंडेंट है। z कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। z कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, मतलब जो भी z कंपोनेंट बनेगा उसमें फाई का टर्म नहीं आएगा। x कंपोनेंट में sin थीटा cos फाई और y कंपोनेंट में sin थीटा sin फाई। तो अब क्या करा हमने कि जो हमारे साई के फंक्शन एक्स वाई जेड के टर्म में आ रहे थे उसको रिप्लेस करके थीटा और पाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई और आर कॉस थीटा है ये हमारे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स हो गए। तो हमें थीटा फाई में स्टडी करना कन्वीनियंट हो गया क्योंकि अब हम बता सकते हैं न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, तो आर के टर्म में स्टडी करते बनेगा। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ साई एक्स वाई जेड था जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करके निकलेगा उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया। अब आर चूंकि डिस्टेंस और थीटा और फाई एंगल है तो डेफिनेटली दो अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साई आर इंटू साई थीटा फाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा साई आर और साई थीटा फाई। यहाँ पे जो साई आर है इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। उसको कभी कभी रिप्रेजेंट करते टाइम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आर आर भी लिखा मिल सकता है। तो इसका एक नोटेशन है, अगर साई आर नहीं लिखा होगा तो आर आर लिख सकते हैं, वो रेडियल की वजह से आर लिख देते हैं। तो दिस कैन बी नोटेड डिनोटेड एज आर आर। और दूसरा फंक्शन है साई थीटा फाई, ये हो गया एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो
उसको हम लोग कभी कभी ए थीटा फाई भी लिखेंगे। अब श्रोडिंगर ने कहा कि भाई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो रही है, आर थीटा फाई में नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसको दो पार्ट में सॉल्व कर दो, एक बार रेडियल पार्ट निकाल दो और एक बार एंगुलर पार्ट निकाल दो, तो भी हमारा काम चल जाना है। तो एक फंक्शन हुआ साई आर और एक फंक्शन हुआ थीटा फाई। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, एंड नाउ वी नीड रेडियल पार्ट इंडिविजुअली, एंगुलर पार्ट इंडिविजुअली। तो दो अलग अलग टर्म में स्टडी करेंगे, एक रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से स्टडी करेंगे साई आर से, और एक टर्म स्टडी करेंगे एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से। ठीक है, यहाँ तक ओके? सर एक बार वहां से बता दीजिए साई आर साई थीटा फाई। जो हमारा फंक्शन था एक्स वाई जेड, उस फंक्शन को हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से आर थीटा फाई से रिप्लेस किया। z का r cos थीटा, x की जगह r sin थीटा cos फाई, y की जगह r sin थीटा sin फाई। तो हमारा जो नया फंक्शन बना वो r थीटा फाई में आ गया, मतलब आ जाएगा। ठीक है, अभी x y z नहीं पता, बट वो जब निकलेगा उसको r थीटा फाई में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक टर्म डिस्टेंस का है और एक टर्म एंगल का है, तो एंगल वाले जो टर्म आएंगे वो sin थीटा cos फाई sin फाई इस तरह के टर्म आएंगे, और जो डिस्टेंस वाले टर्म होंगे वो अलग अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। तो इसका हम दोनों पार्ट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमने उस फंक्शन को ब्रेक करा दो पार्ट में, एक साई आर और एक साई थीटा फाई। जो साई आर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, तो कभी कभी आर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और साई थीटा फाई जो है उसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा फाई से, ए थीटा फाई से। ओके यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगला टर्म लिखिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब अब हम जो मेजर स्टडी करने वाले हैं इसके बाद से वो हम पहले कर रहे हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की, फिर एंगुलर पार्ट ऑफ फंक्शन दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे। तो अब हमारी जो स्टडी है दैट इज फिक्स टू रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। यानी कि अभी हम पहले इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे ये पता चल जाए, फिर वो एंगल कौन सा होगा ये हम बाद में देख लेंगे। तो फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दैट शेल वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, या जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, वो निकालने में हमारा इंटरेस्ट है। तो हम सबसे पहले रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग या तो साई आर लिखेंगे या आर आर लिखेंगे। वी कैन राइट इट एज आइदर साई आर और वी मे राइट इट एज आर आर, जो भी कन्वीनियंट मेथड होगा उससे लिखेंगे। सो अब हमारी स्टडी जो है, अब समझ रहे हैं, देखो बोर की तरह सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो बहुत आसान थी कि कॉम्प्लेक्स वर्जन लिख दिया, बट अल्टीमेटली स्टडी करने के लिए हमें देखो सिंप्लीफाइड मोड की तरफ चलना पड़ रहा है। तो श्रोडिंगर ने क्या करा कि पहले तो बताया कि आप पूरा 3D में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ की ये पता चलेगा, बट वो चीज जब थोड़ी टेक्निकल होने लगी तो व्हाट ही हैज डन, उसने उसको दो पार्ट में ब्रेक करा, एक रेडियल प्रोबेबिलिटी अलग करी और एंगुलर प्रोबेबिलिटी अलग करी। तो अब हम पहले एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की टेंडेंसी चेक कर रहे हैं, फिर उसमें किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की टेंडेंसी ज्यादा कम होगी, जैसे भी होगा वो सारे फैक्टर्स बाद में स्टडी किए जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहला पार्ट स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, जिसको हम लोग सिंपली या तो साई आर लिखेंगे या फिर आर आर लिख सकते हैं। तो दोनों तरह के नोटेशंस होते हैं, तो क्वेश्चन में जो भी लिख के आएगा आपको वो फॉलो कर लेना है। बोथ हैज द सेम मीनिंग, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, क्लियर? सो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज साई आर एंड आर आर। दो फंक्शन हो गए हमारे लिए। ठीक है, तो साई आर या आर आर दोनों में से किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। तो अब साई आर जो फंक्शन है वो रेडियल पार्ट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की स्टडी करते टाइम लोग टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने एक न्यूक्लियस लिया, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमने आर डिस्टेंस पे एक शेल बनाई।
तो न्यूक्लियस के अराउंड ये r डिस्टेंस पे एक शेल है। अब इस शेल के बाद एक बहुत छोटी थिकनेस की dr थिकनेस की एक और शेल बनाई। ठीक है, तो अभी r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की शेल और बना दी। dr का मतलब समझते हो ना, मतलब बहुत छोटी गैप है, इनके बीच में जो गैप है ये हमने dr मान लिया, स्मॉल थिकनेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये निकालेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ द शेल निकालें, वॉल्यूम ऑफ शेल ऑफ थिकनेस dr, ये निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो साई स्क्वायर r का फंक्शन आएगा उसमें dr से अगर उसमें इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकलने लग जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ शेल ऑफ थिकनेस स्मॉल r लिया हमने सबसे पहले, dr लिया। अब इसको हमें पहले सॉल्व करना है, तो आप पहले क्या करो, इस शेल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हमें इस वॉल्यूम ऑफ द शेल निकालना है तो क्या करेंगे, बाहर वाली शेल का जो बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम निकालो और अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो शेल का वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये वैल्यू आएगी 4/3 पाई r प्लस dr होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। जो बाहर वाली शेल है उसका वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई r प्लस dr होल क्यूब, और उसमें से 4/3 पाई r क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बाहर वाली शेल के वॉल्यूम में से अगर अंदर वाली शेल का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बीच की थिकनेस वाली शेल हुई उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करा तो जो शेल बनी उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेट करना है, बट उसके पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम में देखो आप जानते हो dr बहुत स्मॉल टर्म है, और आप जानते हो अगर किसी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो और बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक नंबर है 0.01, 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 10⁻�6 हो जाएगा। यानी कि 1 से छोटे नंबर्स की अगर स्क्वायर या क्यूबिंग या हायर पावर अप्लाई करते हैं तो वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो उसका मतलब तो जो स्क्वायर और क्यूब के टर्म आएंगे उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे निग्लेक्ट करके आपको पहले इस शेल का वॉल्यूम बताना है। तो अब देखो यहाँ पे dr जो है वो स्मॉल टर्म है तो उसकी हायर पावर को निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्यूब वाले फॉर्म को खोलो तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खोल रहे हैं, सो a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा प्लस 1/3 पाई dr क्यूब प्लस 4 पाई r स्क्वायर dr स्क्रीन फ्रीज है, प्लस 4 पाई। सर स्क्रीन फ्रीज स्क्रीन फ्रीज हो पहले गई। आप अपने आप खोलते जाओ, पर मैं कर रहा हूँ 4 पाई dr स्क्वायर इंटू r एंड माइनस 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व होके। तो उसमें देखो 4/3 पाई r क्यूब का टर्म तो घट जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ आया। यस सर। dr बहुत छोटा टर्म है तो dr स्क्वायर और dr को हम लोग टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये सॉल्व हो क्या आ रहा होगा 4 पाई r स्क्वायर dr केवल। यार यहाँ पे हमने निग्लेक्टिंग dr स्क्वायर एंड dr क्यूब ऐसा किया हुआ है। neglect dr square and dr cube,
देखो 4/3 पाई आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, डी आर क्यूब वाला टर्म जीरो मान लिया, डी आर स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया, तो केवल कितना बचा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, अगला टर्म लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron at a distance of r from nucleus in a shell of thickness dr will be equal to psi square r into dv, जो वॉल्यूम था, psi square r into dv, जो भी वॉल्यूम आपने यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी psi square r into 4 pi r square dr। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखोगे तो कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमारे लिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RPTF। ये वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि डी आर आर डिस्टेंस पे यूनिट थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। थिकनेस अगर डी आर होगी तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस टर्म को बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। This is referred as radial probability distribution function। ठीक है, एप्लीकेशन हमें यूज करना है। This is referred as radial probability distribution